Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Dear student, I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, as you know, we are discussing about chapter number 15, which is of electromagnetic induction. Dear student, in the previous topic, we had discussed about the self-inductance. Today, we are going to discuss about the energy stored in an inductor. Dear student, before starting energy stored in the inductor, we must have to know what is the inductor. इंडक्टर क्या होता है? डियर स्टूडेंट, इंडक्टर जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हमारे पास एक होता है रेजिस्टर, एक होता है कैपेसिटर। रेजिस्टर क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास चार्ज को स्टोर करता है। एनर्जी कैसे स्टोर करता है? चैप्टर 12 में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। अब मेरा बेटा, जो इंडक्टर है, इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इंडक्टर कहाँ स्टोर करता है एनर्जी? जिस तरह कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है, इसी तरह इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करेगा। बेटा, ये हमारे पास एक इंडक्टर है कि हमने क्या किया, लॉन्ग सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर तारे, बहुत सारी तारों तारों के गुच्छे को लपेट दिया, जैसे कि करंट कैरिंग सोलोनाइड है। करंट कैरिंग सोलोनाइड इज आल्सो इंडक्टर। अब मेरा बेटा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो कैपेसिटर, अब जो हमारे पास इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर होती है बेटा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होगी। ठीक है बेटा, इस कॉइल के दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, उसके अंदर हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब बेटा, हम देखते हैं कि अगर हम इंडक्टर को सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इंडक्टर करेगा क्या? अब बेटा, एन इंडक्टर इज अ कॉइल, चोक और द रिएक्टर विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। एक इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को पोसेस करती है। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट। मीन इंडक्टर हमेशा करंट के फ्लो को अपोज करेगा। क्यों करेगा? प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा, बिकॉज ऑफ द बैक ईएमएफ। जहां पर इंडक्टर मौजूद होगा, अकेला इंडक्टर मौजूद होगा, वो हमेशा बैक ईएमएफ भी जनरेट करेगा। उस बैक ईएमएफ को जनरेट करने की वजह से वो अपोजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा करंट के अंदर। इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इंडक्टेंस क्या होता है? अब बेटा, कैसे अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा? मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो इंडक्टर क्या करेगा? अपने बैक ईएमएफ के थ्रू करंट को डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर हम करंट को सर्किट के अंदर डिक्रीज करवाने की कोशिश करते हैं, तो इंडक्टर बैक ईएमएफ के थ्रू उसको इंक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। दैट इज अपोजिशन। ये अपोजिशन है करंट के फ्लो के अंदर। अब बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखे कि हमारे पास जो इंडक्टर है, अपोजिशन उसी वक्त ही फ्लो करेगा जहां पर करंट चेंज हो रहा होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो वहां पर वो अपोजिशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज इंडक्टर इज यूज टू स्टेबलाइज द करंट। इंडक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है, करंट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, जो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो पहले स्टेबलाइज है, उसमें क्या करेगा? उसमें उसके अंदर कंडक्शन के प्रोसेस को इनहांस करेगा इंडक्टर। तो जब भी हम कहते हैं कि अगर तो करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट फ्लो करने में जो हमारे पास इंडक्टर बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर के तौर पर। लेकिन अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, वहां पर इंडक्टर अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा। वहां पर इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टर के तौर पर। जैसा कि हमारे पास दो किस्म के करंट है, डीसी करंट और एसी करंट। अब डीसी करंट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट करंट। क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होने की वजह से वहां पर इंडक्टर अपोजिशन नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि वहां पर इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। लेकिन जब हम एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, तो वहां पर चूंकि करंट कंटिन्यूसली अल्टरनेट कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पर क्या करेगा? वहां पर इंडक्टर अपोजिशन क्रिएट करेगा। जब भी हम कहते हैं कि एसी के अंदर इंडक्टर बिहेव करता है एज अ रेजिस्टर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? दैट वाज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इंडक्टर। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब मेरा बेटा, हमने एक कॉइल ले ली है। ये इस कॉइल के साथ हमने एक स्विच लगा दिया है और हमने एक जो बैटरी लगा दी है। मेरा बेटा, जब हमने स्विच को ओपन रखा हुआ है, कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, करंट की वैल्यू जीरो होगी।
मेरा बेटा जब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्विच को क्लोज कर देंगे, करंट जो है इसके अंदर से फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी आई। लेकिन जब ये करंट इस कॉइल में से पास करेगा, इस कॉइल के अंदर तो बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है, जो कि पहले प्रीवियसली हम पढ़ के आ चुके हैं। अब बैक ईएमएफ क्या करेगी, बैक ईएमएफ उस आने वाले करंट को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, आप देखिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउन से अप। लेकिन यहाँ पर जब कॉइल के अंदर से करंट पास करेगा, बैक ईएमएफ की वजह से ये कॉइल क्या करेगी, इस करंट को अपोज करेगी। अपोज किस तरह करेगी, करंट जो फ्लो करेगा वो अप से डाउन करेगा, अगेंस्ट दैट बैटरी, क्योंकि इस बैटरी से प्रोड्यूस होने वाले करंट फ्लो कर रहा है डाउन से अप। लेकिन जब इस कॉइल में से पास करेगा, बैक ईएमएफ की वजह से क्या होगा, वो उसको करंट को अपोज करेगा, जो करंट जो फ्लो करेगा वो हमारे पास अप से डाउन फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो इस बैटरी को चार्ज को मूव करवाना है इस कॉइल के अंदर से, तो उसको वर्क करना पड़ेगा उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट। वो जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू इनटू एप्सिलॉन एल। बेटा ये जो एप्सिलॉन एल है ये हमारे पास शो कर रहा है बैक ईएमएफ को। मेरा बेटा ये वर्क की वैल्यू आ गई कि चार्ज डेल्टा क्यू को इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए जो वर्क होगा ये हमारे पास आ। मेरा बेटा ये हमने उसी एक्सप्रेशन से वर्क निकाला है, W इज इक्वल टू एफ टी, जो कि आप जनरली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वहां पर एफ होता है, फोर्स होती है ईएमएफ, और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है वो चार्ज में होती है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी हम जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, जो कि हमारे पास एल डेल आई बाई डेल्टा टी है। मेरा बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके अंदर हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी। मेरा बेटा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो डेल्टा टी को हम क्या करते हैं, इस डेल्टा क्यू के साथ ले आते हैं, तो ये हमारे पास डेल्टा क्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एल डेल्टा आई। अब मेरा बेटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, यह है एवरेज करंट। यह है एवरेज करंट, कि कंडक्टर के अंदर एवरेज करंट कितना फ्लो कर रहा है। मेरा बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटीज है सबको ऐड किया, टोटल पे डिवाइड कर दिया। अब मेरा बेटा करंट के अंदर कितनी क्वांटिटीज आ रही है, दो। एक तो करंट की वैल्यू जब स्विच ओपन है उस वक्त है 0, जब स्विच क्लोज हो गया उस वक्त हो गई आई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अगर मैं कहूँ यहाँ से एवरेज करंट निकालने, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई, टोटल कितनी क्वांटिटीज है, 2, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हाफ आई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब जो दूसरी क्वांटिटी थी वो थी डेल्टा आई, चेंज इन करंट। चेंज इन करंट क्या होता है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है डियर स्टूडेंट, कि हमारे पास फाइनल करंट क्या था, फाइनल करंट हमारे पास क्या था, आई, जो कि स्विच क्लोज करने की वजह से फ्लो हुआ। इनिशियल करंट क्या था, 0, तो आई माइनस 0 क्या आ गया, तो हमारे पास आई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा आई की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे बेटा आप क्या करेंगे, इन तमाम को जो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, हाफ आई, ये हम पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या आई। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों की, जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की भी और डेल्टा आई की वैल्यूज पुट कर दी। तो मेरा बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। अब मेरा बेटा ये हमारे पास आ गई एनर्जी, ये बेसिकली हमारे पास वर्क है। ठीक है बेटा, मीन जो बैटरी ने वर्क किया चार्ज को मूव करवाने में, चार्ज मूव करेगा तो वो मूव करेगा तो एनर्जी स्टोर होगी, ये वो वर्क है। और ये जो वर्क स्टोर होगा इंडक्टर के अंदर, वो इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है बेटा, ये जो वर्क स्टोर हो रहा है, जो वर्क किया गया है चार्ज डेल्टा क्यू को मूव करवाने के लिए, वो वर्क स्टोर हो रहा है इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी स्टोर इंडक्टर की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हुई थी, तो हमने वहां पर एनर्जी को निकाला था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप एल और आई की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लें,
तो एल और आई की वैल्यू को पुट करेंगे तो इससे हमारे पास एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले एल की वैल्यू निकालनी है। एल की है सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि हम जो प्रीवियसली टॉपिक में पढ़ चुके हैं उसकी वैल्यू को, दैट इज एल विल बी इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। बेटा ये फाई क्या है? फाई है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फाई इज इक्वल टू बी ए। इसकी वैल्यू मेरा बेटा इसके अंदर पुट कर दी हमने। अब ये हमने इसके अंदर फाई की वैल्यू पुट कर दिया। बी की है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं जो इंडक्टर है करंट कैरिंग सोलोनाइट है, और करंट कैरिंग सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड पहले ही हमारे पास एम्पेयर ने कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है जो कि हमने एम्पेयर लॉ में पढ़ी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब डियर स्टूडेंट म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू है 4 पाई 10 के पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये बी की वैल्यू पुट कर लें इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने बी की वैल्यू पुट कर ली, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब बेटा ये एन की है, कैपिटल एन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था सोलोनाइट के अंदर कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल एन ओवर एल। यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को निकालना है, दैट इज एन एल। अब मेरा बेटा प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर आप कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन गई एन एल म्यू नॉट एन ई। अब बेटा ये भी एन है, ये भी एन है, मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वेयर हो जाएगा, तो एन म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। बेटा जितनी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने इसको सिंप्लीफाई कर ली, एल की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है आई की वैल्यू। आई की वैल्यू को भी हम अम्पेयर लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इंडक्टर है वो सोलोनाइड है। ठीक है, उसके अंदर से सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वहीं से आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकाल लें। आई क्या हो जाएगा, आई विल बी इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन। तो मेरा बेटा आई की वैल्यू भी आ गई, एल की वैल्यू भी आ गई। जो पहली एक्सप्रेशन थी हमारे पास, जो हमारे पास थी यू एम विल बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, मेरा बेटा उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। मेरे बेटा ये हमने एल की वैल्यू पुट कर ली, ये हमने आई की वैल्यू पुट कर ली। अब ये स्क्वेयर है, ये जब ओपन होगा बी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर म्यू नॉट का स्क्वेयर। अब मेरा बेटा एन स्क्वेयर से कैंसिल होगा, म्यू नॉट स्क्वेयर एक म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो मेरा बेटा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज यू एम विल बी इक्वल टू हाफ बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट इनटू ए एल। अब मेरा बेटा ये हमारे पास है फाइनल एक्सप्रेशन जो कि इन टर्म ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की है। ठीक है बेटा, तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट ओवर बी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू ए एल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ए क्या एरिया, एल की एल है। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आ गई एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। अब नेक्स्ट, अगर मेरा बेटा आपसे कहा जाए कि आपने एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा एनर्जी डेंसिटी हमारे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरा बेटा एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर सके, यूएम वॉल्यूम ऑफ दी कंडक्टर क्या होगी हमारे पास, लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, अगर हमने इंडक्टर की यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है दैट इज लेंथ इनटू एरिया। अब मेरा बेटा यूएम की वैल्यू हम पुट कर लें, ये हमने यूएम की वैल्यू पुट कर ली, इसको हमने अलग कर लिया, तो ये ए एल से कैंसिल हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी डेंसिटीज म्यू एम इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो मेरा बेटा ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो हम ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या एमसीक्यूज भी आ सकता है कि energy density in a current carrying energy density in an inductor is directly proportional to dash is directly proportional to the square of the magnetic field। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था आज का लेक्चर। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।